हेलो गाइस, आप सब लोगों का स्वागत है सी नाम इस पीछे चले पर। मेरा नाम मीना गोस्वामी। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जैसे ही गाइस हम लोग पिछली क्लास में वर्तनी पढ़ रहे हैं गाइस, वर्तनी में हम लोग दा का प्रयोग किस तरह करते हैं, दा का प्रयोग किस किस व्यंजन के साथ होता है, हा का प्रयोग किस व्यंजन के साथ होता है गाइस। इसी तरह गाइस हम लोग रा का प्रयोग किस तरह करते हैं गाइस, तो ये सब के बारे में हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जान चुके हैं गाइस। अब जो नेक्स्ट क्लासेस हम लोग की होगी गाइस, तो हम लोग ये चीज पढ़ेंगे कि सा का उच्चारण किस प्रकार से करते हैं। जैसे मतलब कि हम लोग जैसे सा के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता दूं, उसके बाद फिर हम लोग पिछली क्लास में पढ़ेंगे। जैसे हम लोग देखते हैं स्कूल, स्कूल। अब देखिए स्कूल में यहाँ पास ई की ध्वनि आ रही है, तो यहाँ पास क्यों आ रही है? यहीं पास यहाँ पर स्याही लिखते हैं और स्याही में ई की ध्वनि क्यों नहीं आ रही गई? तो ये सब हम लोग बारीकियों के बारे में नेक्स्ट क्लास में आपको मैं बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन करूंगे। तो चलिए गाइस, आज हम लोग वर्णमाला की प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं। जो भी विद्यार्थी वर्णमाला की क्लास बहुत अच्छी तरीके से किए होंगे गाइस, तो उनकी एक भी क्वेश्चन वर्णमाला के गलत नहीं होंगे गाइस। तो चलिए गाइस, प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन की बटन आप उसे प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है गाइस, तो चलिए हम लोग प्रैक्टिस सेट की ओर अपने चलते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहा है, वर्ण के प्रथम और द्वितीय व्यंजन क्या कहलाते हैं। अब देखिए गाइस, यहाँ पर जो कह रहा है कि वर्ण के प्रथम व द्वितीय व्यंजन क्या कहलाते हैं गाइस, तो इसमें गाइस इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो रहा है? इसमें मतलब कि महाप्राण दिया, अल्प प्राण दिया है, अघोष दिया है, सघोष दिया है गाइस। तो यहाँ पर गाइस देखिए आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए कि मैम ने इसकी ट्रिक भी बता के रखी थी गाइस, कि इसकी जो ट्रिक होगी वो क्या होगी। देखिए यहाँ पर अगर शायद मैं बात करूँ, महाप्राण किसे कहते हैं, अल्प प्राण किसे कहते हैं। मैंने प्राण का मतलब आपसे क्या बताया था गाइस, यहाँ पर जैसे अल्प का मतलब क्या होता है, थोड़ा से होता है। महा का मतलब ज्यादा से होता है। ठीक है। अब यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर बात करूँ, प्राण का मतलब क्या होता है, हवा से, मतलब यहाँ पर जब मैं प्राण की बात करूँ, या मतलब प्राण का जो अर्थ होता है हवा या सांस से बाहर निकल जाना। अब यहाँ पर जो कह रहा है कि प्रथम और द्वितीय व्यंजन क्या कहलाते हैं, तो गैस मैंने आपको घोष, अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा सही हो रहा है गैस, यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही होगा, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही होगा। आज जो भी विद्यार्थी अगर इस वर्णमाला की क्लास बहुत अच्छी तरीके से किए होंगे, तो उनको हर एक चीज को पता होगा कि आघोष किसे कहते हैं, सघोष किसे कहते हैं गैस। अब देखिए अगर सर मैं आपको इसकी मैट्रिक आपको दिखा दे रही हूँ, जैसे आघोष अपान सघोष, सघोष को हम लोग घोष भी कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर 12 अपान 345। ठीक है। अब इसमें गई सा, इसमें तीनों सा होते हैं, जिसमें उसमें देखिए आप उसमें करके मत याद करिएगा, क्योंकि उसमें सा हा होता है, लेकिन हा जो इसमें होता है ये मतलब अंतस्थ है, मतलब कि यहाँ पर ये जो हा में होता है वो हा सा घोष में होता है। ठीक है, तो आप इस तरह करके याद कर लीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। अब गए हम लोग आते हैं दूसरे क्वेश्चन में, निम्न में से इकारांत शब्द कौन सा है। अब देखिए गाइस, अब यहाँ पास आप लोगों को दिमाग में आ रहा होगा कि मैम अगर आपने इसकी ट्रिक बता दी गई, तो आप मैम महाप्राण और अल्प प्राण की ट्रिक बता दीजिए। देखिए गाइस, यहाँ पास अगर मैं बात करूँ, अगर महाप्राण और मैं अल्प प्राण की बात करूँ, देखिए अल्प प्राण की जो ट्रिक होगी, अल्प प्राण, ठीक है, अल्प प्राण का कितना होता है, 135 होता है। अब महाप्राण का कितना होता है गाइस, यहाँ पर महाप्राण की संख्या मतलब की होती है। ठीक है, ये गाइज आपका हो जाएगा 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये प्रथम वर्ण, तृतीय वर्ण और पंचम वर्ण, ये द्वितीय वर्ण और चतुर्वर्ण। ठीक है, तो इस तरह करके ये मतलब गाइज आपका हो जाएगा अल्प प्राण का, और ये महाप्राण का हो जाएगा। तो आप इस तरह भी याद कर सकते हैं इसे। अब गाइज हम लोग आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, निम्न में से इकारांत शब्द कौन सा है गाइज। तो इकारांत शब्द किसे कहते हैं गाइज, अगर अब मैं अगर अकारांत की बात करती हूँ, तो अकारांत किसे कहते हैं, जो भी शब्द होते हैं अगर उसके अंत में अगर समाप्त होते हैं तो किस स्वर से समाप्त होते हैं। जैसे यहाँ पास मैंने बोला, देखिए यहाँ पास मैंने नीली। अब देखिए इस शब्द का अंतिम अंतिम वर्ण क्या होता है, अंतिम वर्ण अगर मैं देखती हूँ तो यहाँ पास ला और ई, तो ये ई का अरांत है। क्या है, ई का अरांत। तो हम ये शब्द को देखते हैं गाइज, जैसे काम, काम में देखिए इसका अंतिम वर्ण क्या है गाइस, यहाँ पास माँ हो जाएगा, अंतिम वर्ण आ, तो ये क्या अकारांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अकारांत। तो इसी तरह गाइस यहाँ पास आप देखिए कि इसमें इकारांत मतलब शब्द के अंत में ई किस किस शब्द में है। अगर यहाँ पास मैं बात करूँ किस शब्द में है, देखिए व्यंजनों में तो नहीं है, अपराधनी नी में है, तो नी आपकी ई कारांत है। क्या है, ई कारांत। ठीक है, आई यहाँ पर इसमें नहीं लीजिए, आपका ऑप्शन ए सही है गाइस। ठीक है, तो इस तरह आप बहुत अच्छी तरीके से अकारांत के बारे में आप अच्छे, मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था बहुत अच्छी तरीके अकारांत कहते हैं किसे हैं। तो आप लोग अच्छी तरीके से वर्णमाला की क्लास कर लीजिए गाइस, जिससे आप लोगों की डाउट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। अब बात आती है यहाँ पर इसकी तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कंठक की ध्वनियाँ कौन सी हैं।
अब देखिए यहाँ पर कंठक मतलब जो कंठ से जो भी ध्वनि का उच्चारण हम लोग कंठ से करते हैं। अब देखिए कौन सी ध्वनि का उच्चारण हम लोग कंठ से करते हैं। का खा है ऑप्शन में, खा खा ऑप्शन में, या रा दिया है, चा जा दिया है, टा टा आड़ा दिया है। अब देखिए गाइस यहाँ पास कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए कंठ, आप कोई भी चीज को प्रैक्टिकली करिए, रटिए नहीं। देखिए अगर आपने का उच्चारण की का खा, तो आपका उच्चारण कहाँ से हो रहा है, कंठ से हो रहा है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर तुरंत ए सही हो जाएगा। अब बात आती है यहाँ पर कि मैम चा और जा को कैसे बताएंगे। देखिए आप अपने मुंह से उच्चारण करिए, चा जा, चा छा जा, तो आपकी जीवा नीचे की ओर जाती है। जैसे आपकी जीवा नीचे की ओर जाए तो आप ये समझिए वो तालु से उच्चारण हो रहा है, और जैसे आपकी जीवा ऊपर की ओर जाए तो आप समझ जाइए कि मूर्धा से उच्चारण हो रहा है। ठीक है, तो ये गाइस जो आप यहाँ पर लिखिए तालु का उच्चारण स्थान है, किसका गाइस, तालु का है। ये मूर्धा का है, किसका है, मूर्धा का है। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पास ये गाइस देखिए या का भी उच्चारण तालु से हो रहा है, और ये आपका हो रहा है दंत मूल से, मसूड़ा से, मानिए रा रा रा। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका उच्चारण हो रहा है मसूड़े से रा, तो आपकी जीवा मसूड़े में जाके सड़ जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरह भी से मतलब याद कर सकते हैं, रटने की जरूरत नहीं है गाइज आपको। अब हम लोग आते हैं चौथे क्वेश्चन पर। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य कौन से हैं। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। ऑप्शन आपका कामे का खाए, वो गा घाए, खामे चा झाए, ढा ढाए, या प फाए। तो गाइस यहाँ पास मूर्धन की बात की तो आप सबसे पहले उच्चारण करके देख लीजिए, का खा गा गा, आपका उच्चारण कंठ से हो रहा है। जा झ, आपका उच्चारण कहाँ से हो रहा है, तालु से हो रहा है। टा ठा, जैसे आपने टा ठा की बात की गई तो आप तुरंत समझ जाएंगे टा ठा ड ढ, तो आपको उच्चारण मूर्धा से हो रहा है, तो आप तुरंत यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा गाइस, ए गा ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, अब देखिए पा फा, ये होंठ से होती है गाइस, किससे होते हैं, होंठ से होते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं पांचवें क्वेश्चन पर। चा वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है गाइस। चा वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है गाइस। देखिए यहाँ पर आपका एग्जामिनर ने क्या किया, क्वेश्चन को घुमा दिया है, जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाए कि चा वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है। अब बच्चे परेशान हो जाएंगे, मुंह के किस, होठ, तालु, मूर्धा या कंठ से। तो आप बताइए चा छा किससे हो रहा है, आपका तालु से हो रहा है, किससे हो रहा है, तालु से हो। होठ से पा वर्ग का होता है, ठीक है, मूर्धा से टा वर्ग का होता है, कर्ण से का वर्ग का होता है। आप लोग इसी तरह से नोट डाउन, का वर्ग मतलब जो भी नए विद्यार्थी उनको दिक्कत हो रही होगी, देखिए का वर्ग की मतलब का वर्ग के जितने भी होते हैं, खा गा घा अंगा। ठीक है, इसी तरह टा वर्ग के जितने होते हैं, आप पा वर्ग के पा फा बा भा मा, ट ठ ड ढ। ठीक है, तो ये सब होते हैं। और तालु से, अब देखिए तालु से चा वर्ग का उच्चारण होता है, चा छा जा झा इया। तो गाइज मैं आशा करती हूँ कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे अपने इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर हर जगह शेयर कर दीजिए, जिससे और भी विद्यार्थी इसका लाभ ले सकेंगे। तो चलिए गाइज हम लोग आते हैं छठे क्वेश्चन पर। कौन से वर्णों को स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी कहा जाता है। आपके दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए गाइज कि यहाँ पास किसकी बात की, अंतस्थ व्यंजन तो आपको पता ही होता है कौन से होते हैं, या रा ला और वाह। ठीक है, या रा ला और वाह होता है। उष्ण व्यंजन सा 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 और हा होता है। स्पर्श व्यंजन का से मा तक होते हैं। ठीक है, अब देखिए बीच की कड़ी किसे कहा जाता है, स्वर और व्यंजन को, अयोग वाह को। अयोग वाह की जो अंग और आहा होते हैं गाइज, अंग और आहा, ना तो ये स्वर होते हैं ना तो ये व्यंजन होते हैं। ये मतलब दोनों में प्रयोग की, जब ये स्वर में जाते हैं, जब ये व्यंजन में जाते हैं तो स्वर के तरीके काम करते हैं, और जब ये व्यंजन में रहते हैं स्वर के तरीके काम करते हैं। ठीक है, तो इनका ये डिफिनेशन है। अब आते हैं सातवें क्वेश्चन पर। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं। अनुस्वार कहते हैं, तो अनुस्वार तो आपको पता है, अंग को कहते हैं, इसका तो कोई बात ही नहीं है। अयोग वाह किसे कहते हैं, अंग और आहा को कहते हैं। ठीक है, अंग और आहा को कहते हैं। अंतस्थ किसे कहते हैं, या को कहते हैं, या रा ला और वाह कहते हैं। किसे कहते हैं, अकारांत को कहते हैं। जिस शब्द के अंत में, देखिए क्या कर रहा है, जिस शब्द के अंत में आ आता है, जैसे यहाँ पास काम, काम, अब यहाँ पर देखिए ये माँ है व्यंजन के हलन के साथ, ये आ है। ठीक है,
तो ये शब्द के अंत में आ आया तो यहाँ पास ये क्या हो जाएगा, आकारांत हो जाएगा। ऐसे हम लोग शब्द के अंत में देखते हैं गाइस। अब आते हैं गाइस यहाँ पर मूर्धा से उच्चरित होने वाले वर्ण कौन से हैं। जो गाइस किससे उच्चरित होते हैं, अभी मैंने आपको ऊपर ही डिफाइन करके आए हुए हैं कि मूर्धा से कैसे होते हैं। आप तुरंत उच्चारण करिए। का खा गा ये कंठ से होता है। चा छा ये तालु से होता है। इसके मतलब ये पा ओर से होता है। इसके मतलब ऑप्शन कौन सा आपका सही है, गा ऑप्शन आपका गाइस सही है। ठीक है, जो आपका ऑप्शन सही है गा ऑप्शन आपका सही है। अब हम लोग आते हैं 9वें क्वेश्चन पर। होठों की स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। अब जो विद्यार्थी बहुत ही अच्छे तरीके से क्लास किए होंगे उनको पता होगा कि होठों की स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले विद्यार्थी के दिमाग में ये जाना चाहिए कि होठों की स्थिति के आधार पर होते कैसे गए। अगर सर मैं होठों की स्थिति के आधार पर की मैं बात करती हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए अगर मैं होठों की स्थिति की बात करती हूँ तो होठों की स्थिति के आधार पर कितने होते हैं, मैंने कितना बताया था आपको। एक आपकी होती है अवृत्यमुखी, अवृत्यमुखी होता है, और दूसरा जो आपका होता है वृत्तमुखी। वृत्तमुखी अगर आप कोई भी स्वर का उच्चारण करते हैं जिसमें गोलाकार चिन्ह बन जाता है, अवृत्यमुखी जिसमें खुल जाता है। जैसे मैंने उच्चारण किया आ ई ए, ठीक है, री, तो इसमें इसमें जो आपकी स्थिति क्या है, वो गोलाकार ना बन गया, मुंह मुंह फैल जा रहा है। ठीक है, गोलाकार ओठ नहीं हो रहा है। लेकिन वही पर जब ऊ तो आपकी जो ओठ की स्थिति क्या क्या जा रही है, वो गोलाकार आ जा रही है। ठीक है, तो इसकी जो डिफरेंस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक आपकी अवृत्तमुखी होता है, एक वृत्तमुखी होता है। तो ऑप्शन जो आपका सही होगा गाइस, ए ऑप्शन आपका सही होगा। अब आते हैं हम लोग 10वें क्वेश्चन पर। किसी को पुकारने के लिए किन स्वरों का प्रयोग किया जाता है। तो गाइज आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई भी व्यक्ति दूर खड़ा है, जब उनको हम बुलाते, सबसे पहले देखिए इसमें क्या होता है, आपका हरस से होता है। हरस के बाद दीर्घ आता है आपका, दीर्घ के बाद आपका आता है प्लुप स्वर आते हैं। तो मैंने आपको पिछली क्लास में यही बताया, जब भी मैंने वर्णमाला की क्लास ली थी तो मैंने आपको बताया था कि गाइज जब कोई व्यक्ति दूर खड़ा होता है तो जब उसे पुकारते हैं तो उससे पुकारने में कितना समय लगता है, तो वही वही हमारा क्या होता है, प्लुप स्वर होता है। जिसमें कम समय लगे वो हरस स्वर होता है, जिसमें थोड़ा ज्यादा समय लगे वो दीर्घ स्वर होते हैं, और जिसमें उससे भी ज्यादा समय लगता है तो वो प्लुप स्वर होते हैं। तो कोई व्यक्ति जब दूर खड़ा होता है, जब उसको पुकारने के लिए हम किसका कौन स्वर का यूज करते हैं, प्लुप स्वर का होता है। यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही होगा, खा ऑप्शन आपका सही होगा गाइज। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी गाइज। तो आप इस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर हर जगह शेयर कर दीजिए, जिससे और विद्यार्थी इसका लाभ ले सके गाइज। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, धन्यवाद।